हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शिवी और मैं आपके लिए लेकर आई हूँ फंडामेंटल राइट का पार्ट 4 रिवीजन सीरीज़ का, जिसमें अब हमारा पूरा फंडामेंटल राइट आज कंप्लीट हो जाएगा। पार्ट 1 में हमने आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 तक डिस्कस किया था राइट टू इक्वालिटी के बारे में। पार्ट 2 में हम लोगों ने आर्टिकल 19 से लेके 24 तक डिस्कस किया था, जिसमें हमने राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19 से 22 के बारे में डिस्कस किया था। फिर राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन 23 से 24 के बारे में डिस्कस किया था। पार्ट 3 में हमने राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन के बारे में डिस्कस किया था, जो कहाँ से कहाँ तक आता है, 25 से 28 के बीच में आता है। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट के बारे में डिस्कस किया था, 29 से 30 के बीच में आता है। साथ में हमने आर्टिकल 32 के बारे में भी डिस्कस किया था और उसकी रिट्स के बारे में भी डिस्कस किया था कि कितनी रिट्स होती हैं। आज हम रिट्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे कि ये किसके लिए इशू कर सकते हैं और किसके लिए इशू नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले तो आपको पता होना चाहिए आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट इनको इशू कर सकता है और आर्टिकल 226 के अकॉर्डिंग हाई कोर्ट इनको इशू कर सकता है। ठीक है, ये दो चीज़ आप याद रखिए। पहली जो रिट्स होती है, इसका मतलब होता है टू हैव बॉडी ऑफ हेबियस कॉर्पस। ठीक है, डिटेंशन के अगेंस्ट में इस रिट को इशू किया जाता है। किस किस के अगेंस्ट ये इशू की जाती है? पब्लिक अथॉरिटी के अगेंस्ट ये की जा सकती है और प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट भी ये की जा सकती है अगर उसको डिटेन किया गया है तो। लेकिन किसके अगेंस्ट आप नहीं कर सकते हो? अगर डिटेंशन जो होता है लॉफुल होता है, मतलब किसी पर्सन सच में मतलब वो क्राइम करने वाला है, तो उसके लिए लॉफुल अगर डिटेंशन है तो उसके लिए आप हेबियस कॉर्पस को इशू नहीं कर सकते हो। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, मतलब कोर्ट के लिए कुछ उसने गलत बोल दिया है तो कोर्ट ने उसको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के केस में हम हेबियस कॉर्पस नहीं इशू कर सकते हैं। डिटेंशन आउटसाइड द जुरिस्डिक्शन ऑफ कोर्ट, ऐसा कोई केस जिसमें कोर्ट का कोई जुरिस्डिक्शन ही नहीं हो, उसमें डिटेन किया गया हो, जैसे कि टेररिज्म टाइप का ऐसा कुछ हो गया हो, तो आप उसमें भी क्या कर सकते हो, हेबियस कॉर्पस को इशू नहीं कर सकते हो। ठीक है, दूसरा होता है मेंडामुस। मेंडामुस मतलब वी कमांड, इसमें कमांड देता है सुप्रीम कोर्ट, किसको? पब्लिक ऑफिशियल्स को कमांड देता है कि आप अपनी ड्यूटीज़ को परफॉर्म करो, आप फेल हो गए हो ड्यूटीज़ परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, किसके अगेंस्ट इशू किया जाता है? तो पब्लिक ऑफिशियल्स के लिए किया जाता है। किसके लिए नहीं किया जाता है? तो प्राइवेट इंडिविजुअल्स के लिए नहीं किया जाता है। डिपार्टमेंट नॉट स्टैट्यूटरी, कोई जो ऐसा डिपार्टमेंट जो स्टैट्यूटरी नहीं है, मतलब लॉ से नहीं बना हुआ है, उसके लिए नहीं किया जा सकता है। प्रेसिडेंट और गवर्नर को ऑर्डर नहीं दे सकता है सुप्रीम कोर्ट कि आप अपनी ड्यूटी परफॉर्म करो। ना ही चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के लिए इशू किया जाता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। तीसरा है प्रोहिबिशन, प्रोहिबिट करता है मतलब प्रिवेंट करता है या रोकता है। इसका मतलब होता है टू फॉरबिड। हायर कोर्ट जो होता है वो लोअर कोर्ट के लिए इशू करता है, हमने जैसे लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। किसके अगेंस्ट इशू किया जाता है? क्योंकि कोर्ट से रिलेटेड मैटर है, इसलिए जुडिशियल बॉडी के लिए, क्वासी जुडिशियल मतलब जो ट्रिब्यूनल्स होते हैं उनके लिए किया जा सकता है, और 1991 के बाद से एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ के लिए भी किया जा सकता है। किसके लिए नहीं किया जा सकता है? तो लेजिस्लेटिव बॉडीज़ के लिए नहीं किया जा सकता और प्राइवेट इंडिविजुअल्स के लिए नहीं किया जा सकता है। ठीक है, 4th नंबर पे है सर्टियोररी, मतलब ये क्या करता है? टू बी सर्टिफाइड, सर्टिफाई करता है। सर्टियोररी मतलब क्या है? सर्टिफाइड करना। प्रिवेंट भी करता है, क्योर भी करता है। ये क्या करता है? इन्फॉर्म्ड करता है कि हायर कोर्ट क्या करता है? लोअर कोर्ट को इन्फॉर्म करता है कि आप एक्सेस ज्यूरिसडिक्शन कर रहे हो, आपके ज्यूरिसडिक्शन में नहीं आता है ये केस, तो आप इसको मत करो। जैसे कि मान लो गुजरात हाई कोर्ट में कोई केस गया है, ठीक है, और वो केस कहाँ का है? एमपी का है, तो गुजरात हाई कोर्ट उसको नहीं कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट उसको रिट इशू करके बोल सकती है आपकी ज्यूरिसडिक्शन में नहीं आता है, आपके ज्यूरिसडिक्शन में गुजरात का कोर्ट आता है, एमपी का नहीं आता है। ठीक है, तो ये सर्टियोररी होता है। ये भी जुडिशियल, क्वाज़ी जुडिशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी के लिए किया जा सकता है, लेजिस्लेटिव बॉडी और प्राइवेट बॉडी के लिए नहीं किया जा सकता है। लास्ट रिट जो है वो है क्यूरेंटो। ये क्या करती है? एलिजिबिलिटी चेक करती है। क्या करती है? एलिजिबिलिटी चेक करती है कि किस अथॉरिटी और वारंट के अकॉर्डिंग आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो। लीगैलिटी चेक करती है पर्सन की पब्लिक ऑफिस को होल्ड करने के लिए, किसके अगेंस्ट में किया जा सकता है? पब्लिक ऑफिस जो परमानेंट कैरेक्टर के हैं उनके अगेंस्ट में किया जा सकता है। स्टैट्यूटूट और कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी के लिए, जैसे कैग हुआ,
अटॉर्नी जनरल, इन सब के लिए उनकी एलिजिबिलिटी चेक करने के लिए ये इशू कर सकती है। ये क्या प्रिवेंट करती है, जो इलीगल ऑक्यूपेशन होता है पब्लिक ऑफिसेस का, उसको प्रिवेंट करने के लिए बनाई जाती है। ठीक है, अच्छा अब किसके अगेंस्ट ये नहीं कर सकती, जो मिनिस्टर ऑफिस होते हैं, कि जैसे कि प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस हो गया, डिफेंस मिनिस्टर का ऑफिस हो गया, उनके लिए नहीं कर सकती है। और ना ही प्राइवेट इंडिविजुअल्स के लिए तो कर ही नहीं सकती। प्राइवेट इंडिविजुअल के लिए कोई भी रिट इशू नहीं होती, ये याद रखिएगा। ठीक है, सिर्फ एक ही रेट होती है, हेबियस कॉर्पस, वो प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट में की जाती है। ठीक है, फिर आता है हमारा एक और इम्पॉर्टेंट आर्टिकल, आर्टिकल 33, जो क्या करता है, आर्म्ड फोर्सेस जो होती हैं हमारी, उनके फंडामेंटल राइट को रिस्ट्रिक्ट करता है। और इसकी पावर किसको दी गई है, पार्लियामेंट को दी गई है। कैसे रिस्ट्रिक्ट करता है, क्योंकि जो आर्मी के लोग होते हैं वो सीक्रेट ऑपरेशंस वगैरह करते हैं, तो उनका फ्रीडम ऑफ स्पीच और वो सारे फंडामेंटल राइट रिस्ट्रिक्ट किए जाते हैं, जिससे वो पब्लिक में आके ना बोल दे। पब्लिक में आकर बोल देंगे तो फिर वो जो सीक्रेट मिशन है वो फेल हो जाएगा। इसके वजह से आर्टिकल 33 के अकॉर्डिंग पार्लियामेंट को पावर दी गई है कि वो आर्म्ड फोर्सेस के फंडामेंटल राइट्स को रिस्ट्रिक्ट कर सकता है। ठीक है, फिर आता है आर्टिकल 34, अगर मार्शल लॉ एप्लीकेबल है, मार्शल लॉ और नेशनल इमरजेंसी में क्या डिफरेंस होता है। मार्शल लॉ मतलब मिलिट्री रूल पर्टिकुलर एरिया, पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट या पर्टिकुलर स्टेट में लगाया जा सकता है, स्टेट में नहीं, पर्टिकुलर एरिया में लगाया जाता है। ठीक है, और जो नेशनल इमरजेंसी होती है वो पूरी कंट्री में लगा दी जाती है, और उसमें कंट्रोल किसके हाथ में आ जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में आता है। लेकिन मार्शल लॉ में जो कंट्रोल आता है वो किसके अंदर में आता है, मिलिट्री के अंडर में आता है। ठीक है, इसमें जो रिस्ट्रिक्शन लगाई जाती है फंडामेंटल राइट की, जब ये मार्शल लॉ एनफोर्स में होता है, मतलब इसमें सिटीजन्स, उस एरिया के जो सिटीजन्स होते हैं उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाती है। ठीक है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा बोला था कि अगर मार्शल लॉ लगा है तो भी हेबियस कॉर्पस जो रिट्स है उसको हम सस्पेंड नहीं कर सकते। मतलब अगर आपने किसी को डिटेन किया है तो उस टाइम पे हम हेबियस कॉर्पस लगा के उस पर्सन को प्रेजेंट करा सकते हैं। फिर आर्टिकल 35 में पावर टू मेक लॉ फॉर द फंडामेंटल राइट ओनली टू द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के पास ही पावर है कि वो फंडामेंटल राइट के ऊपर कोई नए लॉ बना सकता है। ये पावर स्टेट लेजिस्लेचर को नहीं है। किसको नहीं है, स्टेट लेजिस्लेचर को नहीं है, सिर्फ किसको है, पार्लियामेंट्स को ही है। क्यों, क्योंकि जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं वो पूरी कंट्री के लिए बनाए जाते हैं, ना कि पर्टिकुलर स्टेट के लिए। तो यूनिफॉर्मिटी बनी रहे कंट्री में, इसलिए ये राइट जो है वो किसको दिया गया है, पार्लियामेंट को दिया गया है। ठीक है, तो ये तो हो गए हमारे सारे फंडामेंटल राइट्स। अब हम देख लेते हैं क्रिटिसिज्म क्या है। ठीक है, एक सेकेंड, हाँ, क्रिटिसिज्म क्या है फंडामेंटल राइट का। तो बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा एक्सेसिव लिमिटेशंस रखी गई है, कि कहीं कभी भी इसको सस्पेंड किया जा सकता है, कभी भी इनको चेंज कर सकते हैं, इनको अमेंड कर सकते हैं, लिमिटेशन रखी गई है, एक्सेप्शंस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो ये सारा क्रिटिसाइज़ किया गया है। एक्सपेंसिव रेमेडी है। एक्सपेंसिव रेमेडी मतलब अगर आपका फंडामेंटल राइट वायलेट होता है तो आप कहाँ जा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में जाने के लिए बहुत ज़्यादा फ़ीस होती है लॉयर्स की और वो सब के लिए, तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव रेमेडी है। प्लस इंडिया के किसी भी कोने से आपको अगर एनफोर्समेंट के लिए सुप्रीम कोर्ट तो सिर्फ दिल्ली में है। अगर मान लो साउथ इंडिया में फंडामेंटल राइट का वायलेशन हुआ है तो बेचारे को पहले दिल्ली जाना पड़ेगा, इतना पूरा खर्चा उठाना पड़ेगा ट्रैवलिंग का, तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव रेमेडी है, ऐसा बोला है क्रिटिसिज्म में। तो नेक्स्ट क्या है, नो सोशियो इकोनॉमिक राइट। कोई सोशियो इकोनॉमिक राइट नहीं दिया गया है इसमें। ठीक है, कोई परमानेंसी नहीं है, कोई क्लैरिटी नहीं है। माइनॉरिटी क्या है, माइनॉरिटी को मेंशन नहीं किया गया है। फंडामेंटल राइट कब सस्पेंड हो सकते हैं, कब सस्पेंड नहीं हो सकते हैं, कब कोई एब्सोल्यूटिज्म नहीं है इनका। ठीक है, प्रिवेंटिव डिटेंशन जो कि एक लीगल राइट है, उसको भी आपने फंडामेंटल राइट में रख दिया, जबकि और कोई भी गवर्नमेंट जो है वो फंडामेंटल राइट में प्रिवेंटिव डिटेंशन को नहीं रखी है। सिर्फ इंडिया में प्रिवेंटिव डिटेंशन को फंडामेंटल राइट के अंदर रखा गया है। अच्छा, ये बताइए फंडामेंटल राइट कहाँ से लिए गए हैं, तो यूएसए से लिए गए हैं। ठीक है, चलिए, आपने अगर ये सारे लेक्चर्स देखे हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि आर्टिकल पूरे आपको बताना है। राइट टू इक्वलिटी कौन से आर्टिकल से कौन से आर्टिकल तक आता है, फिर राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन कहाँ से कहाँ तक आता है, राइट टू फ्रीडम कहाँ से आता है, कल्चरल एजुकेशनल राइट कहाँ से कहाँ तक आता है, एक्सप्लॉइटेशन राइट कहाँ से आता है, आर्टिकल 32
जो है उसको क्या बोला था बी आर अम्बेडकर ने, इन सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको देना है। देखिए अगर आप क्वेश्चंस नहीं के आंसर्स नहीं करेंगे या फिर लाइक या डिसलाइक नहीं करेंगे तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आपको लेक्चर अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है या कुछ प्रॉब्लम आ रही है। तो प्लीज़ आप इसको लाइक भी कीजिए, डिसलाइक भी कीजिए अगर आपको पसंद नहीं आ रहा है, जिससे एटलीस्ट मुझे लेक्चर मैं नेक्स्ट बनाऊँ या नहीं बनाऊँ, मुझे उसका मोटिवेशन मिले। ठीक है, मैं इस सीरीज़ को कंटिन्यू करूँ या नहीं करूँ, मुझे इसका पता चल सके। ठीक है, चलिए, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड लक।